तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। आज सैटरडे शनिवार कहानी रिकॉर्डेड है, लेकिन आज की कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि एक नई सीरीज़ क्राइम तक पर हर संडे सुबह 9 बजे ही अपलोड किया जाता है, हैरत अंगेज़ क्राइम तक, जिसमें अलग अलग हैरत अंगेज़ कहानियाँ होती हैं। कल जो कहानी है सुबह 9 बजे, एंजल ऑफ डेथ, ये कहानी का नाम है, उन्वान है। हिटलर, कई कहानियाँ उसकी हम लोगों ने सुनी। हिटलर के एक सन की डॉक्टर की कहानी है ये एंजल ऑफ डेथ। और इस डॉक्टर का काम ये था कि वो लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करता था कि किस किस तरीके से कैसे मौत दी जा सकती है। तो मौत की वो हैरत अंगेज़ कहानियाँ, हैरान करने वाली कहानियाँ, झकझोर देने वाली कहानियाँ एंजल ऑफ डेथ में, इस सीरीज़ में आपको कल सुबह आसिम लेकर आएंगे। तो 9 बजे आप ज़रूर देखिए और अपनी राय दीजिए, और इस कहानी के बारे में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं वो ज़रूर बताइए। तो संडे सुबह 9 बजे हैरत अंगेज़ सीरीज़ में एंजल ऑफ डेथ, कल क्या ये एपिसोड है, कल की कहानी है, ज़रूर देखिएगा। अब आज की कहानी पर आते हैं। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कई दिनों से कि आप क्राइम, सीरियस, सीनियस सब सुना रहे हैं, कुछ भूत प्रेत की कहानी नहीं सुनाई है। तो मैं अक्सर बचता हूँ, इसलिए कि मैं भूत प्रेत पे बिलीव भी नहीं करता हूँ, यकीन भी नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें चाहते या ना चाहते हुए भी आपके साथ हो जाती हैं। तो आज की जो कहानी है उसका मैं एक हिस्सा हूँ, और ना चाहते हुए भी इसका गवाह बना हूँ। और एक ऐसे भूत मेला में मैं पहुँच गया जहाँ भूत ही भूत थे। बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भूत कैसे होते हैं, क्या होता है, होते भी कि नहीं होते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। और इसी क्यूरियोसिटी को दूर करने का काम मेरे चैनल ने किया। और उस वक्त काफ़ी वक्त हो गया, एक शो जुर्म जब आता था तो उसके लिए भेजा गया कि एक जगह है जहाँ पे साल में एक बार भूतों का मेला लगता है। 1 महीने तक ये मेला चलता है, और इस 1 महीने के दौरान लाखों लोग इस मेले में आते हैं। हैरानगी की बात यह है, और देश के कोने कोने से आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर जगह है और उन सबको पता है कि यहाँ पे 1 महीने का एक मेला लगता है, जिसमें आप भूतों को लेकर आएँ। और एक तरह से जिस जगह पे ये मेला लगता है वो भूतों का कैद खाना है, वहाँ आपको भूतों को कैद करवाना है। और उस एरिया से फिर भूत कभी भी रिहा नहीं हो पाएंगे। जिसके ऊपर से एक बार भूत उतरा वो वापस उस इलाके से बाहर नहीं जाएगा, एक ख़ास हिस्से से। और वहाँ पे भूतों को सिर्फ कैद नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा लटका के कैद किया जाता है। कई इंसानों को मैंने देखा जो जब तक मेरे सामने थे इंसान नहीं लग रहे थे, थोड़ी देर के बाद वो अचानक इंसान बन गए। तो पता चला कि इसलिए बने क्योंकि अब इनका भूत उतर गया है। और भूत जो है वो सामने, उनको चॉइस दिया जाता है अलग अलग पेड़ों में किस में जाके कैद होना, और वो अपने आप जाते हैं और कैद हो जाते हैं। बुजुर्ग बरगद का पेड़ देखकर ही डर लगता है। और मैंने 2 रात वहाँ पे गुजारी जब तक ये खुला हुआ था, ये सारी चीज़ें होती थी। और कमाल की बात यह है कि भूत प्रेत जिसके लिए कानून में कोई जगह नहीं है, जब ये मेला लगता है साल में एक बार 1 महीने के लिए, तो इस भूत मेले की सुरक्षा और इस भूत मेले को सही तरीके से जारी रखा जा सके, इसके लिए बाकायदा पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगती है। तो दूसरी लाइन ये है कि पुलिस वाले ऐसी चीज़ के लिए ड्यूटी पे लगे होते हैं जो चीज़ ना दिखाई देती है, ना जिसके बारे में कोई सबूत है। इंसान अजीब अजीब हरकतें करते हुए ज़रूर आता है, लेकिन उसके ऊपर से जब भूत निकलकर पेड़ में कैद होता है तो वो भूत को निकलते, उतरते और जाते हुए और पेड़ में कैद होते हुए तो किसी ने नहीं देखा, न कैमरे ने, न मैंने, लेकिन उससे पहले की सारी घटनाएं देखी। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर बैतूल है, और इस बैतूल के ही पास मलाजपुर है। मलाजपुर वो जगह है जहाँ पे हर साल अमावस की रात ख़ास तौर पर ये मेला शुरू होता है, और मकर संक्रांति के बाद जो पूर्णिमा जब आती है उस दौरान में ये मेला लगता है और 1 महीने तक चलता है। इस मलाजपुर बैतूल में इस मेले के लगने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि कहते हैं कि यहाँ पे इस मलाजपुर में एक बाबा हुआ करते थे, गुरु साहब बाबा उनका नाम था। गुरु साहब बाबा एक पहुँचे हुए बाबा थे, और यहीं उनकी समाधि है। और
ये समाधि जो है ये बंधारा नदी के किनारे है मलाजपुर में। तो कहते हैं कि गुरु साहब बाबा के पास इतनी शक्ति है कि कैसा भी भूत हो, शरीफ हो, बदमाश हो, ज़िद्दी हो, वो यहाँ आकर अपने आप उनके काबू में आ जाता है और फिर उसे कैद कर लिया जाता है। हर साल 1 महीने के लिए मेला लगता है। हमें भी पता चला, हमें कहा गया कि आप इसको जाकर इस पर शो बनाओ, देखो, हकीकत समझो। तो मैं अपनी टीम, कैमरामैन विनोद शिकारपुरी और 2 और साथी थे उनके साथ पहले भोपाल पहुँचे, फिर वहाँ से बाय रोड बैतूल, और बैतूल से फिर मलाजपुर, लंबा सफ़र था और वहाँ हमने 2 दिन तक शूट किया। जैसे आम तौर पे बाकी मेला लगता है वैसे ही मेला मैंने देखा, वैसे ही लोगों की भीड़, दूर दूर से, गांव से चले आ रहे हैं लोग। और हैरत तब हुई जब मैंने कुछ विदेशियों को देखा वहाँ पे, शायद उन्हें भी पता था और वो देखने के लिए आए थे। इसके बाद अलग अलग पुजारी से मिले, वहाँ के संचालक से मिले, मलाजपुर ग्राम पंचायत जो इस मेले का आयोजन करती है उसके लोगों से मिले, नुमाइंदे से मिले, और फिर हम पूरे दिन तक लोगों से अलग अलग बात करते रहे। और मेरी सबसे ज़्यादा गहरी जो नज़र थी, वो जब पता चला था कि यहाँ भूतों को कैद किया जाता है, तो उस प्रांगण में जो गुरु साहब की समाधि है, जहाँ पे मंदिर है, उसके प्रांगण में एक तो सबसे बुज़ुर्ग बरगद का पेड़ है। वो पेड़ अपने आप में ही देख के बड़ा डरावना लगता है, और उसके आसपास 2-3 और पेड़, सारे बहुत ही पुराने, सैकड़ों साल पुराने होंगे, और वो सारे पेड़ जो हैं वो झुके हुए हैं, लंबी लंबी शाखें भी उनकी झुकी हुई हैं। तो जब वहाँ टहल रहे थे, शूट कर रहे थे, तो ग्राम पंचायत और मंदिर के कुछ 1-2 लोग उन्होंने हमारे साथ कर दिए थे, वो हमें ब्रीफ कर रहे थे। तो जब उस पेड़ के करीब पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा सा छाँव था, तो अचानक उनमें से एक बोलता है कि सर ज़्यादा करीब मत जाइए और पेड़ के साए से हट जाइए। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोला कि हवा चलती है, अगर इसमें से पेड़ से कोई पत्ता गिरा और आपके ऊपर गिरा तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने कहा क्यों मुश्किल होगी? तो उसने कहा कि जो भूत यहाँ कैद होते हैं वो इन्हीं पेड़ों के पत्तों में कैद होते हैं। अब उस पेड़ पे ही करीब हज़ारों पत्ते होंगे। तो मैंने कहा अच्छा, एक पत्ते में कितने भूत होंगे? तो उसने कहा कि सर इतने, करीब 400 साल से ये समाधि है और 400 साल से ही ये परंपरा चली आ रही है। तो बोला उस हिसाब से अगर देखें, और हर साल मेले में लाखों लोग आते हैं, तो अब तक एक एक पत्ते पे हज़ारों भूत तो कैद हो चुके होंगे। तो अगर एक पत्ता आपके ऊपर गिरा तो सोचिए कि 1000 भूत तो आपको चंगुल में ले लेगा। ये सुनना था कि फिर मैं उस पेड़ के करीब तो छोड़िए और भी दूर भाग गया। सारी चीज़ें होती रही। शाम का इंतज़ार था जब असली काम शुरू होना था। लोगों की भीड़ देखी जो अलग अलग बीमार लग रहे थे, कुछ उनके 4-5 रिश्तेदार, उनको लेकर कोई झूम रहा है, कोई अपने बाल नोच रहा है, कोई अजीब अजीब बातें कर रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई किसी तरह से कुछ और बोल रहा है। मतलब सब कुछ था, नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। और ऐसे लोगों की तादाद, मतलब जब मैं पहुंचा था 2 दिन जो था, तो उसमें मान लीजिए कि कई 100 लोग होंगे। शाम होती है, इसके बाद जो मेन वहाँ के पुजारी थे वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और फिर बारी बारी से एक एक उन इंसानों को लाया जाता है जिनके बारे में ये है कि इनके ऊपर भूतों का साया है। पुजारी जी के सामने कुछ चीज़ें रखी हुई थीं और हाथ में एक झाड़ू था और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो डालते थे। तो एक एक करके जब आता तो वो बड़े प्यार से उसका बाल पकड़ते, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और बाल पकड़ने के बाद अब शुरुआत होती, पूछताछ होती। और पहला ये था कि हाँ जी बताओ अपना, तुम्हारा किस जात से हो, किस धर्म से हो, कौन से गांव के हो, नाम क्या है, और एक और सवाल होता था कि किस पेड़ से आए हो। अब मैं ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कैमरे पे। अब जब ये आया कि चलो जात, धर्म, नाम समझ में आता है, ये किस पेड़ से हो, तो क्या भूतों का अपना पेड़ होता है? मुझे इसकी जानकारी नहीं कोई। लेकिन वो 1, 2, 3, 4 कई से पूछा। मैं भी एकदम हैरान बस बैठा हुआ कि देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। और वो जो लोग आते थे वो अजीब तरीके से, मतलब उस वक्त तक इंसान नहीं लगते थे, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, कहीं जाने दो जाने दो। कुछ की आवाज़ भी बड़ी अजीब बदली बदली सी लग रही, जैसे मुझे आज भी याद है एक महिला थी, उसकी आवाज़ मर्दों जैसी निकल रही थी। मुझे लगा कि शायद इसकी आवाज़ कई होती हैं ऐसी फीमेल जिनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो मुझे लगा शायद इसकी आवाज़ ऐसी होगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई और बकौल पंडित जी, इनका भूत उतर के पेड़ पे चला गया, कैद हो गया, और वो बिल्कुल सीधी हुई, आँख
उसने बंद किया और सर झटका और अचानक लगा कि अब ये दूसरी शख्स बन गई है। और उसके बाद जब उसने बोला प्रणाम तो बिल्कुल एक सुरीली आवाज़ आई, जो अब से थोड़ी देर पहले तक मैं सुन रहा था एक भारी आवाज़। तो मैं भी हैरान कि ये कैसे हो गया, अचानक आवाज़ कैसे बदल गई। तो खैर जो पूरा तरीका था, पंडित जी एक एक करके लाते थे, उसके बाल पकड़ते थे, धर्म, जात, इलाका, पेड़ कहाँ से आया पूछते थे। फिर उसके बाद पूछते थे, उनका ये तकिया कलाम था कि भैया इसको तंग क्यों कर रहे हो। तो अलग अलग वजह बताता था, किसने मेरे भाई को मारा था, उसने मेरे घर में ये कर लिया था, उसने चोरी की थी, मेरी ज़मीन ले ली थी, सबके अलग अलग रीज़न थे। तो उसके बाद फिर कसम खिलाया जाता है कि अच्छा ठीक है, अब तक जो हुआ हुआ, कसम खाओ कि तुम फलाने इसका पानी पियोगे, ये करोगे, बुरी बुरी चीज़ें। कई उसमें जातिवाचक कसम भी होता था कि उसके हाथ का पानी पियोगे, तो वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। और फिर उससे कहा जाता था कि अब तुम इनको तंग नहीं करोगे और इनको पीछा छोड़ोगे और जाओ। तो यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें। तो कई ऐसे होते थे, बोलता था मैं वापस चला जाऊँगा अपने। तो बोला नहीं, वापस तो नहीं जाओगा, यहाँ पे तुम्हारे पास पेड़ है, इनमें से तुम चूज़ कर लो तुम्हारा एरिया कौन सा, किस पेड़ पे जाना है। फिर ये कि पक्का कसम खाओ कि जाओगे, छोड़ दोगे, फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जब वो कहता कि हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, कसम खा लेता हूँ, फिर वो अचानक एक झाड़ू उसके सर पे ज़ोर से मारते, और झाड़ू मारते ही वो जो सामने वाला है, तो मर्द या औरत जो भी होती, वो 1 मिनट के लिए एकदम मतलब सिहरन की तरह सिहरती, फिर उसके गर्दन नीचे झुकते। कुछ सेकंड के बाद वो अचानक अपना आंखें खोलता या खोलती और एकदम नॉर्मल। उसके बाद वो चारों तरफ ऐसे देखते कि जैसे उसे पता नहीं कि अब तक वो कहाँ खड़े में हैं। और फिर पुजारी जी उससे कहते कि चलो बाबा को प्रणाम करो। वो प्रणाम करते, उसके बाद कहते अब जाओ, तुम्हारा भूत कैद हो गया। उसके जो रिश्तेदार होते फिर वो पैर वैर छूते हुए चले जाते। फिर दूसरा आता, तीसरा आता। एक महिला मेरे सामने आई जो लगातार अपने सर घुमा रही थी बहुत देर से, बाल वाल उसके खुले हुए थे। रात का माहौल वैसे ही डरावना, पेड़ और भूत आसपास में, ये सारी सोच के ही उस महिला को देख के मुझे थोड़ा और भी अजीब सा लग रहा था। तो जब उसको लाया गया और उससे पूछा गया कि हाँ अपना ज़ात बताओ, उसने ज़ात बताया, उसने धर्म बताया, धर्म बताया। वो यूपी के एक गाँव से आई थी। उसके बाद उसने पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, भूत का नाम पूछ रहे हैं। तो औरत कह रही है कि रमेश भैया। तो उसने फिर से बोला, तो उसने बोला बताया। तो पुजारी जी हंस के कहते हैं मैं सुन नहीं पाया ठीक से, एक बार और बताओ। तो वो फिर से कहती है, 3 बार नाम लेती है, रमेश भैया। तो क्यों तंग कर रहे हो। फिर वो रीज़न बताता है। फिर कहता है अब तुम कसम खाओ कि इसको छोड़ोगे। वो मानता नहीं है। 2-3 झाड़ू पड़ जाते हैं उस औरत को। अब सवाल ये है कि वो मार रहे हैं भूत को, उस रमेश को जो उस औरत के अंदर है, लेकिन झाड़ू खा रही है वो महिला। दर्द तो उसी को होगा। जिधर से झाड़ू एक तो फूल वाला होता है, वो उसके पीठ और सर पे बीच बीच में मारते हैं। और जहाँ पे जो भूत जिद्दी करता था या जिद मतलब वो मानता नहीं था बात, तो झाड़ू को पलट के और उसके हैंडल की तरफ से भी कई लोगों के सर पे मारा गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसका एक एक करके सब भूत फिर निकलता जाता है और उस पेड़ की तरफ जाता। और जैसे ही आखिरी झाड़ू पड़ती और वो कसम खा लेता कि अब हम जा रहे हैं, तो उसके बाद अगले कुछ सेकंड में वो एकदम ठीक लगता कि हाँ सच में यहाँ से भूत निकल गया। अब ये सारी चीज़ें हम लोग इजाज़त लेकर बाकायदा शूट कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज़, औरत मर्द जितने भी थे सब आए, अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। और उसका पुजारी जी के झाड़ू खाने के बाद और कसम खाते ही सारे निकल गए। अब जो पुजारी जी जहाँ बैठे थे उसके सामने से एक रास्ता था एकदम वो सीधा सीधा, और उसी रास्ते पे जाकर वो 2-3 पेड़ थे। तो उस रास्ते को बाकायदा खाली रखा गया था। जो भी पुजारी जी के पास आए वो दूसरी तरफ से आए। तो जब ये कई बार हुआ कि पुजारी जी ने झाड़ू ऐसे इशारा किया और उन्होंने कहा कि अब तुम कसम खा रहे हो अब जाओ, तो वो जाता था उस पेड़ की तरफ। तो मैंने कई बार देखा और कैमरामैन की तरफ भी देखा। फिर देखा ये कॉरिडोर खाली भी है। तो एक जो हमारी हेल्प के लिए वहाँ था उसी मंदिर का, तो उससे मैंने पूछा कि ये रास्ता खाली क्यों है। तो उसने कहा एक्चुअली सारे भूत इसी रास्ते से जाकर पेड़ पे कैद किए जाते हैं। ये बात आई गई होगी। थोड़ी देर बाद अचानक देखा कि एक कुत्ता उस कॉरिडोर में आ गया और वो कुत्ता वहीं पे घूम रहा है, भौंक नहीं रहा था बस। अब मैं ऐसे ही बैठ के सोचने लगा कि ये भूत जा रहा है, कहीं इस कुत्ते पे भी चढ़ गया तो ये कुत्ते पे भूत नहीं चढ़ता है क्या। तो मैंने जैसे ही पूछा तो अचानक उसने, फिर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, जो वो मंदिर के कोई सेवक थे, तो कुत्ता को देखते ही वो खड़े हुए, उसका जाकर फिर कुत्ते को भगाया वहाँ से, फिर वापस आए।
बोले नहीं, कुत्ते पे भी चढ़ सकता है, इसलिए इस रास्ते से हटाना पड़ता है। तो एक एक कर उस रात मैंने अपनी आंखों के सामने करीब 30 से 35 ऐसे केस देखे, जिसमें औरत, मर्द, बुज़ुर्ग, जवान सब आए पुजारी जी के झाड़ू के नीचे, और सबसे उनके बारे में पूछा गया। सब ने अपने अपने, भूत ने अपना अपना नाम बताया, इलाका बताया, वजह बताई, और सब ने कसम खाई कि अब वो दोबारा नहीं आएंगे, और सब उन्हीं पेड़ों के ऊपर जाकर बंध गए। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके बाद जब पुजारी जी से भी बात करनी थी तो पूछा उनसे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे यहाँ पे बाबा थे, गुरु साहब बाबा, उनके एक ख़ास उनके पास शक्ति थी, और ये जो भूत है यहाँ पे जब आते हैं तो ये इस बंधारा नदी है जिनके ऊपर भी भूत होता है, पहले उनको उस नदी में स्नान करवाया जाता है, फिर यहाँ लाकर उनकी समाधि के 1-2 चक्कर कटवाए जाते हैं, और फिर पुजारी जी के पास लाया जाता है। और पुजारी जी का कहना है कि कुछ भूत बड़े शरीफ होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ ज़िद्दी होते हैं, लेकिन कोई भी हो, गुरु साहब की समाधि पर आने के बाद आखिर में उसको हारना ही और आखिर में उसे कैद होना है। तो मैंने पूछा कि कभी ऐसा भी हुआ कि किसी भूत पे आपको रहम आया और आपने उसको यहाँ से बोला कि ठीक है तुम अपने पुश्तैनी गाँव जाओ जहाँ से आए? उन्होंने कहा नहीं, एक बार जो इस प्रांगण में आ गया फिर वो इसी पेड़ पे ही कैद होगा और यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, और इस पेड़ पे जो एक बार कैद हो गया फिर उसको रिहाई नहीं मिल सकती। तो सारे भूत, फिर मैंने पेड़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद इस सारे पेड़ पे लाखों भूत कैद हैं। मैंने कहा पेड़ में कहाँ पे? तो उन्होंने कहा एक एक पत्ते पे हज़ारों भूत हैं। तो अचानक मेरे मन से एक सवाल था। मैंने पूछा कि अच्छा पुजारी जी ये बताएं, इस प्रांगण में ये भूत कैद हैं, इस पेड़ के ऊपर इसके पत्ते में कैद हैं, कई बार आंधी चलती होगी, आंधी तेज़ चली, पत्ते उड़ गए पेड़ से टूटकर, तो भूत तो पेड़ में कैद हैं, पेड़ के साथ पत्ते जुड़े हैं। अब वो पत्ते टूट कर अगर प्रांगण से बाहर निकल गए और होते हुए गांव पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए, इस चारदीवारी के बाहर निकल गए, तो क्या वो सारे भूत फिर आज़ाद होंगे और क्या वो वापस नहीं लौटेंगे? और एक बार इस कैद से निकल गए तो फिर वो कस्में भी नहीं टूट जाएंगी? जब ये सवाल किया तो पुजारी जी ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, और शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई सवाल होगा, या उन्होंने कभी सोचा भी कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, और बट जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं ऐसा वो जवाब नहीं दे पाए। बट ये मेरे मन में सवाल था। दूसरा ये कि मैंने जो पूरी सारी चीज़ें देखी, लोग ईमानदारी से जो आ रहे थे वो अजीब अजीब हरकत कर रहे थे, लेकिन पुजारी जी के पास आने के बाद फिर सब नॉर्मल होकर वहाँ से निकल रहे थे, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन उस पुजारी जी के झाड़ू खाने के बाद उस चबूतरे से लेकर उस पेड़ तक जितने भी मेरे सामने 30 से 35 लोगों का इलाज हुआ और वो भूत बकौल पुजारी जी के निकल के गए, उस भूत को जाते और पेड़ पे उल्टा लटकते या कैद होते न कैमरे ने कैद किया, न हमने किसी ने देखा। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये था कि वो कह रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन भूत के जाने आने इन सब चीज़ों का कोई सबूत नहीं मिला। सबूत थे तो सिर्फ वो मरीज़ जो वहाँ आने से पहले अजीब थे, उसके बाद ठीक हो गए। इसके बाद हम लोगों ने जब पुलिस और प्रशासन, मेले में चूँकि भीड़ बहुत है तो आपको इंतज़ाम भी करना है, कुछ हादसा ना हो जाए, तो देखा कि कई पुलिस वाले ड्यूटी पे हैं, तो फिर उनसे बातचीत की और कहा कि ये बताएं कि आप लोग यहाँ क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मेले के इंतज़ाम में। तो मैंने पूछा कि आपको पता है ये मेला क्यों है? तो बोले, हंसने लगे कि अरे आपको क्या मालूम, हमें सब पता है, हम तो यहीं गए हैं। तो मैंने कहा कि पुलिस वाले भूत के मेले का इंतज़ाम कैसे कर सकते हैं? भूतों पे तो कानून और इस पर कहीं कोई चीज़ है नहीं। तो एक तो उसमें ऐसा था जो उसी थोड़ी दूर के गांव का रहने वाला था, वो पुलिस वाला, उसने कहा नहीं हम इसको मानते हैं बहुत, और यहाँ पे ऐसा सच है, ये झूठ नहीं है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि हमारी मजबूरी है, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी। अब भूत प्रेत को मैं पर्सनली मानूँ ना मानूँ, लेकिन लोगों की आस्था है, अकीदा है, वो आते हैं, और ये है कि ठीक होकर भी जाते हैं, तो मैं इस चीज़ को कैसे इग्नोर करूँ? बट पर्सनली मैं इसको खुद नहीं मानता हूँ, ये उन पुलिस अफसर का कहना था। आज भी मलाजपुर में, जो भोपाल से 250 किलोमीटर दूर है, बैतूल बहुत नामी जगह है, ये मेला लगता है मकर संक्रांति के बाद, 1 महीने तक चलता है। और वो पेड़ भी वैसे ही हैं, सारे पत्ते भी वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इस भूत मेला का नाम सुनकर वहाँ ठीक ठाक हैं, लेकिन देखने के लिए जाते हैं कि वाकई क्या होता है, कोई भूत दिखाई दे सकता है कि नहीं दिखाई दे सकता है, तो लोग जाते हैं।
तो आप में से किसी को मौका मिले और इन चीज़ों में आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाएं, देख कर आए। 1 महीने तक चलता है और उस 1 महीने में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आप आँखों से देख कर आ सकते हैं। मैं जो देख कर आया इसके आधे चीज़ों का गवाह ये है कि हाँ, जो लोगों को मैंने देखा वो मेरे हिसाब से नॉर्मल इंसान नहीं थे, और फिर मैंने देखा पुजारी जी के बाद वो नॉर्मल थे। लेकिन मैंने किसी भी शख्स के सर से उतर कर भूत को पेड़ तक जाते या पत्तों में कैद होते नहीं देखा। और जो दूसरी बात थी वो ये भी था कि यहाँ पे भूतों को कैद जो किया जाता है, सिर्फ ऐसे कैद नहीं किया जाता है, वो उल्टे लटकते हैं भूत। तो हर पत्ते पे उल्टे भूत वहाँ पे कैद हैं। पत्ते तो दिखाई दिए, पेड़ भी दिखाई दिया, लेकिन उन हज़ारों पत्तों में मुझे लाइव पे भूत दिखाई नहीं दिया था। तो ये थी कहानी भूत की, और जिसको मानता नहीं हूँ, बिलीव नहीं करता हूँ, और एक अजीब सी है कि इसे अंधविश्वास कहें या कुछ और कहें, लेकिन कई 100 सालों से ये चला आ रहा है मेला। लोग आज भी जा रहे हैं, आस्था के साथ जा रहे हैं, और वहाँ पे लोगों के भूत उतारे भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे बाकी तिहाड़ जेल और बाकी जगह मुजरिमों को रखा जाता कैद करके, तो कायदे से अगर देश की बात करें तो शायद इकलौता ऐसा मेला है या इकलौती ऐसी जगह है जहाँ भूतों का कैद खाना है। भूतों का कैद खाना है जहाँ भूतों को कैद करके रखा जाता है, और एलानिया। तो और ऐसी तो दूसरी जगह मैंने कोई सुनी नहीं कि जहाँ पे इस तरह से परमानेंट भूतों का जेल है जिसमें रखा जाता है। तो ऐसे भूतों का जेल देखना हो तो आप लोगों को भी अगर शौक़ है तो वो कराइए और देखिए। तो आज इतना ही। अब लेकिन आगे मैं बढ़ूँ, एक चीज़ मुझे बड़ी खुशी हुई कल रात से लेके आज मेल पढ़ने में। क्राइम तक फैमिली के हमारे लोग अलग अलग फील्ड के हैं, बहुत ज़हीन इंटेलिजेंट भी हैं। बहुत सारे लोगों ने मेल लिखा कि कल आपने जो कहानी सुनाई थी उसमें ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया था। तो ब्लैक बॉक्स किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था ब्लैक है। मैंने थोड़ा, क्योंकि मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था और फ़ोटो भी देखी थी, तो वो ब्लैक ही था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा है, एक ख़ास मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। विवेक कुमार तिवारी जी हैं, इन्होंने भेजा था कि ब्राइट ऑरेंज या फिर ब्राइट रेड कलर का होता है ब्लैक बॉक्स, और उसमें CVR और FDR होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है आगे। अफशीन हैदर हैं, इन्होंने भी भेजा है कि ऑरेंज कलर का होता है। और कुछ लोगों ने एक और सुधार किया था कि कल मैंने उस PIA की फ़्लाइट को बोइंग कहा था, और जबकि ये भी कहा था कि 2 ही ऐसी कंपनी है जो प्लेन बनाती है, एक बोइंग एक एयरबस। लेकिन वो फ़्लाइट जो कल क्रैश की थी वो एयरबस थी, बोइंग नहीं थी। तो वो थैंक यू इस तरफ इशारा करने के लिए। इसको लेके अफशीन हैदर ने भी ध्यान दिलाया, तो थैंक यू अफशीन साहब आपका भी। अंकित प्रकाश है, इनका भी कहना है ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। सौरभ तजाने हैं, इनका भी कहना है ऑरेंज कलर का। इसके अलावा साहिब दयाल सिंह, इनका कहना है कि सिल्वर कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। प्रताप कुमार, इनका भी कहना है कि ऑरेंज कलर का होता है। ये लोको पायलट हैं इंडियन रेलवे में। इन सारे ने लिखा है यही कि ज़्यादातर के ऑरेंज है। एक इत्तेफाक से इन सारे मेल में विकेश कुमार का एक मेल आया। विकेश कुमार इंजीनियर हैं और एयरक्राफ्ट के ही इंजीनियर हैं। तो मुझे लगा कि इनकी बात जो है वो जो इन्होंने लिखा है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि विकेश कुमार अगर एयरक्राफ्ट के इंजीनियर हैं तो इनकी जानकारी हम लोगों से ज़्यादा होगी। इन्होंने जो डिटेल में लिखा है वो ये है। कई लोगों ने कहा था कि इंक्वायरी होगी तो क्या होगा, उसका भी इन्होंने जवाब दिया। ये कल कहानी सुन रहे थे, तो थैंक यू विकेश, आपने जो डिटेल में लिखा है। इनके हिसाब से जब भी कोई प्लेन उड़ान के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर हैं वो ग्राउंड पे उस प्लेन को चेक करते हैं, और उसके बाद उस पूरी जांच के बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये प्लेन अब फ्लाई के लिए रेडी है। उस सर्टिफिकेट को मिलने के बाद ही पायलट फिर चेक करता है कि हाँ ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, ओके हैं। देन इसके बाद वो प्लेन टेक ऑफ करता है। तो जब तक ग्राउंड स्टाफ यानी एयरक्राफ्ट इंजीनियर अपनी तरफ से ओके का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, प्लेन टेक ऑफ नहीं करेगा, पहली चीज़। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हर एक को एयर रेगुलेशन की बुक होती है जो पढ़नी होती है, और कई बार ये अलग अलग भी हो सकता है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है किसी प्लेन में और हादसे का शिकार होता है, तो फिर उसमें
दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पायलट की तरफ से वो गलती हुई है टेक ऑफ के लिए, क्योंकि पायलट ने टेक ऑफ पे जाने से पहले सारी चीज़ें चेक नहीं की अपने लेवल पे, उसने छोड़ दिया कि चलो एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने देख लिया तो सब ठीक है, वो हो सकती है। या फिर जो मेंटेनेंस इंजीनियर की टीम है उसकी गलती हो सकती है। तो टेक्निकल में दो लोग जिम्मेदार होंगे, एक पायलट क्योंकि उसने चेक नहीं किया, या फिर मेंटेनेंस इंजीनियर जिन्होंने बिना सही परखे हुए अगर उसको ओके सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ब्लैक बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो विकेश कुमार ने कहा है, विकेश कुमार के हिसाब से कि ब्लैक बॉक्स का कलर ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो, ऑरेंज भी होता है लेकिन ब्लैक भी होता है, ये इन्होंने लिखा है। ये फायर और वाटर प्रूफ होता है, मतलब आग में भी ब्लैक बॉक्स नहीं जल सकता, पानी के अंदर भी ये ख़राब नहीं हो सकता, और ये वाटर और फायर प्रूफ मटेरियल का ही बना होता है, और लगभग 11,000 सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये झेल सकता है। 11,000 सेल्सियस डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकता है, मतलब आग से ये इसका नुकसान नहीं होगा। अब चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, इसीलिए आप ब्लैक बॉक्स में बैटरी और जीपीएस सिग्नल ट्रांसमीटर भी लगा होता है, जिससे कि करीब 30 दिन तक ये अपना सिग्नल भेज सकता है और उस सिग्नल के ज़रिए इस ब्लैक बॉक्स तक पहुंचा जा सकता है 30 डेज तक। ब्लैक बॉक्स में दो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक CVR मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये पायलट, को पायलट और ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इन तीनों के बीच की जो बातचीत होती है ये ब्लैक बॉक्स का जो CVR है ये उसको रिकॉर्ड करता है। आमतौर पे ब्लैक बॉक्स में जो CVR की रिकॉर्डिंग होती है वो आखिरी के 1-2 घंटे की ही होती है, बाकी जो पीछे की रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। तो लास्ट 1 से 2 घंटे की विकेश के हिसाब से इसमें रिकॉर्डिंग होती है जो रहती है। दूसरा है FRD, फ्लाइट डेटा रडार रिकॉर्डर, इसमें इंजन इंस्ट्रूमेंट कैसा काम कर रहा है, फ्यूल क्वांटिटी, बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेटा रिकॉर्ड करता है ये सारा इसमें, मतलब आपके इंजन, आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके फ्यूल, इन सारी चीज़ों की जो सारी चीज़ें हैं वो इस FRD फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता जाता है। तीसरी चीज़ कल के एक्सेंट पे इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है कि जो व्हील होती है वो नीचे जो है हाइड्रोलिक सिस्टम से ये खुलता और वो बंद होता है, और जो ये एयरक्राफ्ट एयरबस है, इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि एयरबस है, बोइंग नहीं था, थैंक यू विकेश। तो इसमें 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है एयरबस के अंदर, और एक टाइम पे तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन कई बार हो सकता है। तो भी फिर इसमें एक चौथा सिस्टम होता है जिसको ग्रेविटी फॉल कहते हैं, और जिससे वो नीचे आ सकता है। तो पहिया का न खुलना इस हादसे की वजह है, ये बहुत कम चांसेस लग रहा है इनको। तो फिर हादसे की वजह क्या हो सकती है? एयरक्राफ्ट इंजीनियर के तौर पर विकेश का कहना है कि इंजन का ही प्रॉब्लम हो सकता है, 90% इंजन फेलियर होगा, इंजन में कोई कमी आ गई, और दूसरा बर्ड स्ट्राइक यानी परिंदों का टकराना। ये 2 वजह इनको लगती है कि कल के जो PIA के फ्लैट क्रैश किए ये शायद इसकी वजह हो सकती है, बाकी जांच में सामने आएगा। आखिरी लाइन बहुत ही इन्होंने मस्त लिखा, अच्छा, कि मेरा सिर्फ 3-4 साल का भी एयरक्राफ्ट इंजीनियर का एक्सपीरियंस है और मेरी उम्र अभी सिर्फ 25 साल है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से एडवाइस लिख कर भेजा है। तो थैंक यू विकेश, आपने विकेश इतनी अच्छी जानकारी दी जो बहुत सारे लोगों को जानना था, और मेरी गलती जो थी उसको भी सुधारी आप लोगों ने। तो आप तमाम लोगों का थैंक यू जिन्होंने ब्लैक बॉक्स के कलर को लेकर एयरबस और बोइंग के फ़र्क को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा अक्षत कुमार हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, सोनल मोजेज हैं, रगानाथ कुलकर्णी हैं, वैशाली घनश्याम हैं, और ये इस वक्त USA में हैं और ये कोविड-19 की टेस्टिंग टीम में टेस्ट कर रही हैं। तो वैशाली जी अपना ख्याल रखिएगा और पूरी एहतियात के साथ आप टेस्टिंग कीजिए। अनिल नाग हैं, इन्होंने भी स्टोरी की लिस्ट भेजी है। युवराज थारू हैं, काला पानी की कहानी सुनना चाहते हैं, नेपाल से हैं ये। अब्दुल आज़मी हैं, ये हेमंत करकरे की कहानी सुनना चाहते हैं, सुनाता हूँ आपको। मोहम्मद नासिर हैं, सऊदी अरब मदीना से। इसके अलावा आद्रियान अगस्तस हैं, हरप्रीत सिंह हैं UK से, और इन्होंने कहा कि
जब इन्होंने कहानी सुननी शुरू की तो पहले ये मेरे चेहरे को देख के थोड़े गलतफहमी में पड़ गए थे कि मेरी शक्ल है वो सज्जाद जानी से मिलती है, एक पाकिस्तानी कॉमेडियन है। तो अब आपने कहा तो मैं सज्जाद जानी को ज़रूर एक बार देखूंगा। ज्योति कामले हैं, ये दुबई गई थी और लॉकडाउन में फंस गई, तो दुबई में ही है और कहानी पूरा सुन रही हैं। तो अपना ख्याल रखना ज्योति, थैंक यू। विलियम जॉनसन है, नेपाल से, और इनका कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी आप नहीं सुना रहे हैं इंडिया और नेपाल का, आप ज़रूर सुनाएं। विलियम जॉनसन साहब, आपसे वादा है मैं पूरी डिटेल में आपको इस बॉर्डर और उसके तनाव की कहानी सुनाऊंगा। इसके अलावा श्रेयांश कुमार हैं और रश्मि सिंह, इनकी मम्मी, ये दोनों कहानी बहुत चाव से सुनती हैं, थैंक यू आप दोनों का। पंकज शर्मा हैं और इनके पापा जो हैं वो बहुत कहानी अच्छे से सुनते हैं, लेकिन इनकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो पूरे ग्राम तक फैमिली की तरफ से ऊपर से यही ऊपर वाले से दुआ है कि वो जल्दी अच्छे हों। शिव सोंगरा हैं, इसके अलावा रिया ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश, और गुड़िया की कहानी सुनना चाहती हैं, तो जल्दी आपको सुनाता हूँ। आज वीरेंद्र यादव जी की पत्नी का बर्थडे है, विक्रम नगर लखनऊ से हैं ये, तो बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की वीरेंद्र यादव जी आपकी पत्नी को। इसके अलावा गुरनूर कौर हैं, मनदीप सिंह जी ने भेजा है, इनकी बिटिया है गुरनूर कौर का भी आज जन्मदिन है, तो आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। तो आज कहानी में इतना ही, कल संडे है छुट्टी, परसों आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।